नमस्कार दोस्तों। ये जो पिछली बार जो वीडियो थी वो रिकॉर्ड करते पे रुक गई थी। उसमें मतलब रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ। व्हाट आर द लैंड इन विच भूमिदारी राइट्स डू नॉट एक्रू। देखिए, आपको पहले तो इसका इसेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का इसेंस ये है कि वो कौन सी ज़मीन है जिन पे आपका भूमिदारी राइट एक्रू नहीं होता है। अब आप तो कहोगे भैया कि आप तो सब चीज़ के मालिक हो सकते हो, तो आपके कहने से तो काम नहीं चलेगा ना भैया। तो आपके कहने से काम नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए आपका मैं एग्जेजरेट कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए सूरज है आपका, ठीक है। अब उस पर आप स्वामित्व करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, ठीक। आपके बस की बात नहीं है एक तो, और एक आप कर नहीं सकते, ठीक है। ऐसे ही कुछ ज़मीनें होती हैं, ऐसे ही कुछ ज़मीनें होती हैं, तो उनकी जो प्रकृति होती है, उनका जो नेचर होता है वो इस प्रकार होता है कि आप जो है उस पर भूमिदारी राइट होल्ड नहीं कर सकते। भूमिदारी राइट इन द सेंस होता है कि आप उस पर कोई परमानेंट नेचर का जो है राइट यूज़ नहीं कर सकते उस भूमिदारी पे, ठीक है। आप ट्रांसफरेबल नेचर ही तो आपका चेंज होता है जब भूमिदारी में नॉन ट्रांसफरेबल राइट होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो है उस पर जो है परमानेंट नेचर का होल्डिंग नहीं ले सकते उस पर। कुछ टाइम पीरियड की तो ले सकते हो, बट परमानेंट नेचर का नहीं ले सकते। ऐसी कुछ ज़मीनें होती हैं। अब जैसे शमशान घाट है, ठीक है। शमशान घाट है, या फिर आपका जहाँ आप सिंगाड़ा उगाते हो, तो सिंगाड़ा उगाने वाली जगह जो है वह एक बार कर लिया, ठीक है, क्योंकि पानी इकट्ठा हुआ कर लिया आपने, ठीक। या मेन्योर पिट से जहाँ आपका कूड़ा करकट इकट्ठा होके मल जाता है, ठीक है। तो आपने ऐसी चीज़ें थोड़े टाइम के लिए कर ली, लेकिन वो पब्लिक पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो इसमें एक मैगज़ीन आती है ना, आपको इसमें लिख नहीं रखा है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक वो होता है, वेलफेयर ऑफ द पीपल इज़ द सुप्रीम लॉ, ठीक है। वो सबसे सुप्रीम लॉ होता है, ठीक। तो ये इस चीज़ के इस क्वेश्चन की एसेंस यही है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल इज सुप्रीम लॉ, ठीक है। उससे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक। तो आपको ऐसी ज़मीनों पे जहाँ पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज आपका अफेक्ट होता हो, ठीक है, अगर नहीं भी होता हो और आपके राइट्स भी सेव हो रहे हैं, आपके राइट्स इन द सेंस सेव होने का मतलब ऐसे, अब आपके राइट्स ऐसे सेव हो सकते हैं जैसे किसी भी ग्रोव लैंड पे है, मान लीजिए जहाँ आपका ट्रीज़ हैं, ठीक है भैया। मैं पहले भी इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव बता चुका हूँ। जैसे मान लीजिए कोई ग्रोव एरिया है, अब वहाँ भैया आप एक बार खेती कर सकते हो, उसके बाद तो भैया मतलब एक बार खेती करने का मतलब आप ग्रोव आपने ट्रीज़ आपको उगा दिए। अब ग्रोव ट्रीज़ के बाद आप जो है उसमें वो तो खेत तो उगा नहीं सकते, प्रोड्यूस कर नहीं सकते। तो जो खेत आपने जो ग्रोव एरिया जो ग्रोव लैंड में आपने जो ट्री उगाए हैं, तो उससे कम से कम वातावरण में आपका जो है ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। तो ये पब्लिक एट लार्ज भैया इंटरेस्ट आपका सेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा नेचर, जैसे मान लीजिए आपका रिवर है, ठीक है, नदी है। अब नदी के ज़मीन मान लो नदी सूख गई है, तो नदी सूख गई है, वो ज़मीन आपने यूज़ कर ली फॉर द टाइम पीरियड, जब तक सूखी हुई है तब तक तो कोई बात नहीं। जैसे कि आपका उत्तराखंड में भी होता है कि जो जब नदी सूख जाती है तो उसके बराबर जो खेत होते हैं उनको यूज़ कर लिया जाता है। लेकिन आप नदी का रास्ता थोड़ी ना चेंज कर दोगे, क्योंकि उससे पब्लिक एट लार्ज वुड अफेक्ट ना। तो इसी वजह से भैया ऐसी ज़मीनों पे भी आप जो है परमानेंट नेचर का राइट आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए उनको जो रिवर बेड में जो बची हुई ज़मीनें हैं, जिन पे बाद में रिवर आने की आशंका भी है और आ भी सकती है, क्योंकि रिवर का आप अपने हिसाब से नहीं चेंज करोगे, वो पब्लिक यूटिलिटी को ध्यान में रखे हुए उसका वे चेंज किया जाता है, अगर किया भी जाता है तो, ठीक है। तो ऐसी ज़मीनों पे भी आपके जो है आप एज एन असामी होल्ड कर सकते हो, बट यू कांट होल्ड एज एन भूमिदार। ये वाली बात आप जो है, तो ऐसे ही आपकी 10 कैटेगरीज जो है आपका सेक्शन 77 क्लॉज 1 A to J में आपका दे रखा है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है, क्या क्या है, उसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं आप। तो भूमिदारी राइट्स शेल नॉट अक्रू, वो क्या नहीं अक्रू करेंगे ऑन द लैंड मेंशन्ड अंडर सेक्शन 77 क्लॉज 1 A to J, ठीक है। इसमें आपका होल्ड नहीं करेंगे। इट मीन्स
that the land enumerated under section 77(1)(a) to J, यानी कि 10 क्लॉजेज हैं आपकी, कैन नॉट बी अलॉटेड। आप सुनिएगा ढंग से क्या कह रहा है ये, कैन नॉट बी अलॉटेड टू एनी वन, ठीक है, अपॉन होम भूमिदारी राइट कैन बी कन्फर्ड, ठीक है। मतलब उस लैंड को किसी को ऐसे अलॉट नहीं कर सकते कि उनको भूमिदारी राइट्स दे दिए जाएं। भूमिदारी में ये होता है किसी भी होल्डिंग्स पे आपका परमानेंट नेचर का जो है राइट होना, तो वो आप उसको जो है परमानेंट टाइम के लिए नहीं दे सकते हो, बट या दो, यानी कि दो मतलब यद्यपि, यद्यपि आप उस ज़मीन को कैसे दे सकते हो, सच लैंड कैन बी अलॉटेड टू पर्सन्स एज एन असामी। आप जो है किराएदार या असामी की तरह भैया थोड़े टाइम पीरियड के लिए लीजिए, चलिए हम आपको लेट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब उस टाइम पीरियड के लिए आप जो है आप होल्ड कर सकते हो, यू कैन टेक द प्रोड्यूस फ्रॉम द लैंड, ठीक है। लेकिन वो परमानेंट नेचर का नहीं होगा ना, आप एज एन असामी यू कैन होल्ड इट। तो वही चीज़ इसमें बोली गई है। तो भूमिदारी राइट सिल नॉट अक्रू ऑन द फॉलोइंग लैंड। तो वो कौन कौन सी लैंड होती हैं जिस पे आपके भूमिदारी राइट नहीं होते हैं। तो पहला आपका पॉइंट दे रखा है, जैसे आपका खलिहान हो गया। खलिहान हो गया मतलब ग्रोव एरिया की तरह ही होता है खलिहान। उसके बाद मैन्योर पिट, मैन्योर पिट मतलब जहाँ आपका मल आके इकट्ठा होता है, मल आपका इकट्ठा होता है उसे मैन्योर पिट बोलते हैं। जिस गड्ढे में आपका मैन्योर इकट्ठा होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैन्योर पिट बोलते हैं। और हमारे यहाँ ज़्यादातर तालाब में जाके मैन्योर ही इकट्ठा होता है, ठीक है, क्योंकि मेरे गांव में तो अक्सर ऐसा है, ठीक। तो उन्हें मैन्योर पिट्स बोलते हैं। उसके बाद पास्चर लैंड, पास्चर लैंड आपका होता है जो भी चरवाहे वाली ज़मीन जो है वो, ठीक है। उसके बाद लैंड नॉर्मली यूज्ड एज बोरियल और क्रिमेशन ग्राउंड, ठीक है। लैंड जो कि आपका बरियल यानी कि बरियल होता है आपका शमशान घाट या आपका जो है क्रिमेशन ग्राउंड की तरह यूज़ की जाती है, तो उस पर आपका जो है भूमिदारी राइट अक्रू नहीं करेंगे। दूसरा है आपका जो लैंड कवर की जाती है वाटर के द्वारा, यानी कि जहाँ जाके पानी इकट्ठा हो जाता है, मान लीजिए बारिश पड़ गई, पानी इकट्ठा हो गया, ठीक है, और वो ज़मीन उस नेचर की होगी कि वहाँ सिंगाड़ा उगाया जा सके, ठीक है, तो आप उस पर सिंगाड़ा उगा सकते हो। लेकिन भैया अब उस पर जो है आपका जो है परमानेंट नेचर का राइट नहीं है। आप जो है थोड़े टाइम पीरियड के लिए आप उसको होल्ड करिए, सिंगाड़ा उगाइए और मजे लीजिए बस, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि वो ज़मीन आपकी हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे गांव में भी 2-3 तालाब हैं जिनमें आपका सिंगाड़ा भी उगाए जाते हैं, ठीक है। पहले उगाए जाते थे, अब तो खैर क्या ही उगाते हैं, पहले उगाए जाते थे जब मैं छोटा था तब मैंने देखा था। और उसके बाद लैंड सिचुएटेड इन द बेड ऑफ अ रिवर एंड यूज्ड फॉर कैजुअल और ओकेजनल कल्टिवेशन। तो जो लैंड आपकी जो है बेड ऑफ रिवर में, मैं ऑब्वियसली आपको पहले ही समझा चुका हूँ। जैसे मान लीजिए कोई नदी है भैया, तो नदी बह रही है, अब मान लो नदी सूख गई, अब वो ज़मीन जो थी, जो रिवर के बेड में थी, जो सोत था वो खाली हो गया। अब जैसे हमारे यहाँ गंगा जी हैं, हमारे गंगा जी जब सूख जाती हैं, जो सोत ख़त्म हो जाते हैं, तो वहाँ लोग जाके भैया जो क्या कहते हैं, अपने खेत खाली वो खेत बनाने लगते हैं, प्रोड्यूस करने लगते हैं, जैसे गेहूँ की खेती कर ली, ठीक है, या फिर ईख कर ली, क्योंकि भैया वहाँ पानी का बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो उन्हें प्रॉपरली पानी 2 फीट पे मिल जाता है या 3 फीट पे मिल जाता है, तो मतलब ऐसे उनको पानी मिल जाता है। या फिर आपका 15 फीट पे ही मान लो पानी मिल जाता है, तो वो जो है आपका सिंचाई भी अच्छे से हो जाती है और उनकी खेती भी अच्छी हो जाती है। लेकिन वो चीज़ वो परमानेंट नेचर की थोड़ी ना हो जाती है, क्योंकि उससे क्या होगा, वो स्रोत थोड़ी ना चेंज कर देंगे नदी का। मान लीजिए गंगा नदी में आपका पानी ज़्यादा स्तर बढ़ गया, तो वो सारे खेतों को बहा ले जाएगी, ठीक है। तो उस पर आप जो है क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका परमानेंट नेचर होता तो आप क्लेम कर देते, ठीक है, कि हाँ हमारी प्रॉपर्टी है, हमें दे दी जाए। आप सिर्फ यूज़ कर रहे हो जस्ट बिकॉज वो जो है रिवर का सूख गई है। रिवर का स्रोत आप अपने लिए चेंज थोड़ी ना करोगे, इससे पब्लिक एट लार्ज वुड बी अफेक्टेड ना। तो इसलिए जो है ऐसी एरियाज़ को भी हमने जो है भूमिदारी राइट्स को अक्रू नहीं कर सकते, ऐसी एरियाज़ पे भी, ठीक है, या ऐसी लैंड्स पे भी, ठीक है भैया। एंड यूज्ड फॉर कैजुअल एंड ओकेजनल कल्टिवेशन, ये तो मैंने बता ही दिया, कुछ समय के लिए कैजुअल या ओकेजनल आप जो है पारिस्थितिक कल्टिवेशन कर सकते हो, बट नॉट फॉर परमानेंटली, ठीक है। उसके बाद है आपका
such tracts of shifting or unstable cultivation which the state government may be notification specify। अब जैसे यार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपका होता है कि आपका झूम कल्टीवेशन होता है, वो शिफ्टिंग कल्चर का होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका झूम कल्टीवेशन में क्या होता है कि जब आपका प्रोड्यूस कर दिया जाता है ना, जब आपकी मान लो कोई प्रोड्यूस हो गया, एक एक आपकी फसल हो गई, उसके बाद ना उस फसल को जला दिया जाता है, मतलब करने के बाद उसको जला दिया जाता है, क्योंकि वो उस नेचर की होती है कि वहाँ आप वो नहीं कर सकते, कटाई पिटाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ ऊबड़ खाबड़ एरिया है। तो उसमें ऐसे ही होता है कि फसल होने के बाद उसको जला दिया जाता है। तो उस एरिया में ना दोबारा कोई हो नहीं सकता प्रोड्यूस, एक बार कर सकते हो, दोबारा नहीं कर सकते। तो ऐसी ज़मीनों पे भैया आप भूमिदारी राइट्स क्यों ही एंजॉय करोगे, ठीक है। इसलिए आपके राइट्स को सेव करने के लिए भैया ये चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है कि इस ज़मीन पे भैया आप जो है क्या करोगे, भूमिधारी राइट एक्रू नहीं होगा। उसके बाद लैंड डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू बी intended or set apart for a टोंगिया प्लांटेशन एंड नोटिफाइड एज सच। देखिए टोंगिया प्लांटेशन जब मैंने डेफिनेशन पार्ट बताया था तभी बताया था, टोंग मतलब होता है हिल और या मतलब होता है हिल पर आपका खेती कल्टीवेशन, ठीक है। तो जो टोंगिया प्लांटेशन होता है, क्योंकि देखो मैंने पहले जो झूम कल्टीवेशन के बारे में बताया था वही सेम इसमें भी आप समझ लीजिए कि जब टोंगिया प्लांटेशन में आप जैसे मान लो ट्रैक्टर चला सकते हो समतल ज़मीन पर। अब आप पहाड़ों पे यार क्या ट्रैक्टर चलाओगे भैया, जब आपका सीढ़ी नुमा आपका खेती हो रही होगी तो आप कैसे चला पाओगे। तो उसके लिए जो है बहुत परिश्रम भी करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ठीक। तो ऐसी जो जिस पे टोंगिया प्लांटेशन होता है ना, टोंगिया प्लांटेशन की एक और खूबी होती है, जब आपका कोई क्रॉप हो जाती है ना तो उसमें कैनोपी रह जाते हैं। कैनोपी इन द सेंस कि आपके ठूट रह जाते हैं। देखो समतल भूमि में ठूट रह गए तो आपने भैया क्या किया, ट्रैक्टर के पीछे मशीन लगाई और चला दिया उसको, ठीक है, और उसको समतल भूमि बना दिया, उस पर आपने पटेला चला दिया ज़मीन पर, तब तो सही हो जाता है। लेकिन भैया अब पहाड़ पे क्या पटेला चलाओगे यार, वो कैनोपी है वो ठूट सी ऊपर उठ गई हैं, ठीक है। तो वो उस पर आप दूसरी चीज़ें कर नहीं सकते, इसलिए इनको अवॉइड किया गया है कि इस पर भूमिदारी राइट्स आपका क्रू नहीं करेंगे। उसके बाद है आपका ग्रोव लैंड, सॉरी यही है ना, हाँ, ग्रोव लैंड इंटरेस्टेड और डीम्ड टू बी इंटरेस्टेड टू अ ग्राम पंचायत और एनी अदर लोकल अथॉरिटी अंडर सेक्शन 59। देखो सेक्शन 59 जो मैंने पढ़ाया था तब भी मैंने आपको समझाया था, अब भी समझ लीजिए। तो जो ग्रोव लैंड आपका होता है, ग्रोव लैंड आपका होता है ऐसी ज़मीन जिस पे आपने एक बार आपने पेड़ कर दिया। अब जैसे मान लो पीपल का पेड़ होता है, ठीक है, पीपल का पेड़ होता है, उनकी जड़ें बहुत दूर तक जाती हैं, सही है। जैसे मेरे घर के सामने नीम का पेड़ है, तो उस नीम की जड़ें ना जब हम नल खोदते हैं या नल वो करते हैं, नल के लिए आप जो पाइप करते हो गाड़ते हो तो उसमें जड़ें निकलती हैं। तो जड़ें निकलने का मतलब होता है कि उस एरिया में ना अगर कोई फसल भी करना चाहते हैं, मान लो ऐसे पेड़ कहीं हो, नीम हो गया आपका, पीपल टाइप का हो गया, तो ऐसे ग्रोव एरियाज़ में आते हैं, ग्रोव लैंड के टाइप, मतलब ये ऐसे ट्री होते हैं ग्रोव ट्रीज़ में आते हैं जिसके बाद आप दूसरी फसल नहीं कर सकते उस एरिया में, ठीक है। तो ऐसा जो एरिया जिसमें आपका ग्रोव ट्रीज से पूरा फुल हो रखा है उसको, तो भैया उस पर आप कैसे वो करोगे, क्या फसल कर नहीं सकते आप। और कम से कम वो पेड़ आपको ऑक्सीजन तो दे रहे हैं, पब्लिक यूटिलिटी के लिए यूज़ तो हो रहे हैं, तो इसलिए उन पर भूमिदारी राइट्स आपका क्रू नहीं कराया गया। अब आपको जब मैंने ग्रोवलैंड बताया था तो ग्रोवलैंड में दो पेड़ आपको छोड़े गए थे, कौन कौन से, बनाना और पपीता। बनाना और पपीता का क्या होता है, पपीता की जड़ें ज़्यादा दूर तक नहीं जाती हैं, सीधे सीधे जाता है, थोड़ी बहुत जगह में बस जो है पपीता की जड़ें रहती हैं। बनाना को तो आपको पता ही है कि बेचारा वो तो जड़ रहित ही होता है, उसकी कोई ज़्यादा जड़ें नहीं होती हैं, सीधा जाता है मस्त। तो इसलिए उनको ग्रोवलैंड एरिया में नहीं रखा गया है। उसके बाद आपका लैंड इंक्लूडेड इन सलेज फार्म्स और अ ट्रेंचिंग ग्राउंड इंटरेस्टेड और डीम्ड टू बी इंटरेस्टेड टू अ ग्राम पंचायत और एनी लोकल अथॉरिटी अंडर सेक्शन 59, ठीक।
तो मान लो कोई भी लैंड है जिसको सलेज फार्म में आपका इंक्लूड किया गया है, या आपका ट्रेंचिंग ग्राउंड में आपका, मान लो किसी को आपने जो है विश्वास रोपित कर दिया है, किसी को आपने इंटरेस्ट कर दिया है, ठीक है, आपने जो है किसी को कॉन्फिडेंस रिपोज कर दिया किसी में, ठीक है, या फिर आप ऐसा डीम कर लिया गया है कि भैया ग्राम पंचायत में या फिर आपका किसी भी स्थानीय निकाय में आपने जो है क्या कर दिया है, मतलब उसको कॉन्फिडेंस रिपोज कर दिया है, ठीक है। तो ऐसी ज़मीनों को जो कि आपने सेक्शन 59 के अंतर्गत आपने जो है कॉन्फिडेंस आपने का रिपोज किया है या इंटरेस्ट किया है, तो ऐसी राइट्स पे आपके भूमिदारी राइट अक्रू नहीं करते भैया। इसके बाद लैंड एक्वायर्ड और हेल्ड फॉर अ पब्लिक पर्पज और वर्क फॉर पब्लिक यूटिलिटी। अब इसमें स्पेसिफाई भी कर दिया है कि जो कि भूमियाँ जो आपका जो है वो भूमि जो कि आपके पब्लिक यूटिलिटी यानी कि लोक कार्यों के लिए आपका यूज़ की जाती हैं, लोक कल्याण के लिए यूज़ की जाती हैं, तो ऐसी लैंड को इसमें जो है इंक्लूडेड नहीं किया गया भैया। इसके बाद ये 9th पॉइंट है आपका, लैंड कवर्ड बाय पॉन्ड, टैंक और लेक फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एन एम्बैंकमेंट, बंद और भीता, ठीक है। तो लैंड जो कि आपका पॉन्ड के द्वारा कवर की जाती है, या टैंक के द्वारा कवर की जाती है, या किसी भी आपकी लेक यानी झील के द्वारा कवर की जाती है, या कोई भी एम्बैंकमेंट होता है आपका किसी भी आपका पानी का जो जगह होती है ना, उसका किनारा जो होता है उसे एम्बैंकमेंट बोलते हैं, या फिर कोई भी बंद है या कोई भी भीता है, ठीक है, उनको भैया हटाया गया, उस पर भूमिदारी राइट्स आपके अक्रू नहीं करते हैं। उसके बाद एनी अदर लैंड, ये आपका रेसिडरी प्रोविज़न डाल दिया है कि मान लो इन नेचर्स में नहीं आती है, नॉन नेचर्स में जो लैंड दे रखी है वो किसी और नेचर की है, ठीक है। अब भैया कहीं ना कहीं से तो आपका पता है एलियन चीज़ें तो आ ही जाती हैं, तो इसलिए भैया रेसिड्यू हम छोड़ के रखते हैं हमेशा। तो एनी अदर लैंड विच द स्टेट गवर्नमेंट मे स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, और वही कोई और दूसरी लैंड जिस पे स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दे कि आप उस पर भूमिदारी राइट एक्रू नहीं कर सकते। तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। धन्यवाद।